वेलकम बैक। हिंदुस्तान ने पिछले 15 सालों में बहुत तेज़ी से तरक्की की है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बनना चाहता है, बन भी रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है, मोबाइल ले रहा है, घर ले रहा है, विदेश की यात्राएं कर रहा है, महंगे होटलों में ठहर रहा है, अच्छी दारू पी रहा है। रूरल तबका अर्बन तबका बनने के लिए तैयार है, वो भी अपनी कमाई को बढ़ा रहा है। इसी के बीच में एक सेगमेंट है जिसने इंडिया को बहुत डीपली पेनिट्रेट किया है। आज से शायद 20-25 साल पहले अगर कोई कहता कि इंडिया इतना डीपली पेनिट्रेटेड हो जाएगा टेलीकॉम सेक्टर में, तो कोई ट्रस्ट शायद नहीं करता। लेकिन स्मार्टफोन रेवोल्यूशन, सस्ता डेटा, इन सब ने भारत को ऑलमोस्ट कवर कर दिया। अब शायद ही कुछ ऐसी जगह बची है जहाँ पर फ़ोन ना हो। फ़ोन तो छोड़िए, कुछ ऐसी जगहें सिर्फ रह गई हैं जहाँ 4G नहीं है। जहाँ 4G नहीं है वहाँ भी एटलीस्ट 3G है, और जहाँ 4G बहुत पहले आ गया था वहाँ पे ऑलमोस्ट 5G आ चुका है। सिचुएशन ऐसी है कि 140 करोड़ के देश में अभी 115 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। यानी कुछ लोग ही खाली रह गए हैं जिनके पास अब मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन इंडिया के अंदर नहीं है। ऐसे ही एक स्टॉक की बात आज कर रहा हूं मैं। स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार क्लैरिफाई कर दूं, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी स्टॉक में मेरी बात मान के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना खुद का भी एक मार्केट रिसर्च कर लीजिए। दैट्स ऑल। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या ओपिनियन है। आज से अगर 1 साल पहले मैं ये ओपिनियन देता तो ये ज़रूर था कि आप कुछ पैसा लगा दीजिए, एकदम नियर फ्यूचर में पैसा बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आज अगर आप वोडाफोन आइडिया में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहते हैं और ये वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते, तो आप ये समझ लीजिए कि वोडाफोन के स्टॉक से आपको दूर रहना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसके बारे में अब डिस्कस करता हूँ। वोडाफोन आइडिया से पहले आप समझिए कि इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन या मोबाइल रेवोल्यूशन है या टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, उसमें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि 2016 में जियो लॉन्च होता है और जियो बहुत तेज़ी से ऑलमोस्ट 39% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेता है। एयरटेल जो 1995 से इंडिया के अंदर है वो सिर्फ 33% पे रह जाता है। वोडाफोन आइडिया दो बड़ी कंपनियों के मर्ज होने के बाद भी सिर्फ 20% मार्केट शेयर है। मैं आपको नंबर बताऊंगा एग्जैक्टली। BSNL के पास 8% और MTNL के पास तो लेस देन 0.20% मार्केट शेयर है। एयरटेल के एक्टिव सब्सक्राइबर 37 करोड़, जियो के 45 करोड़ के आसपास, वोडाफोन के 23 करोड़ के आसपास, BSNL 10 करोड़ और MTNL 2 करोड़। वोडाफोन की बदकिस्मती ये है कि पिछले 25 महीनों से लगातार इसके कस्टमर्स जियो के पास जा रहे हैं। नेचुरली जियो ग्रोथ कर रही है। जियो एक उगता सूरज है इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में। जियो बहुत तेज़ी से नए कस्टमर्स ग्रैब कर रहा है और वोडाफोन बहुत तेज़ी से नए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लूज़ कर रहा है। दूसरी तरफ एक सिचुएशन होती है ARPU, एक टर्म होता है टेलीकॉम के अंदर, एक टर्म होता है ARPU। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को देखेंगे तो आप पाएंगे वोडाफोन बहुत साधारण ARPU पे खड़ा है। एयरटेल जो कि भारत की नंबर 2 कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका ARPU 200 रुपये पर यूज़र है। मतलब पर यूज़र एटलीस्ट एयरटेल को 200 रुपये का रेवेन्यू दे रहा है हर महीने। वोडाफोन 135 पे है, जियो 180 पे है और BSNL MTNL का तो भगवान ही मालिक है। 112 रुपये से लेके 60 रुपये के बीच में कुछ भी हो जाता है। 50 पकड़ लो चाहे 105 पकड़ लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकारी कंपनी है, मुझे नहीं पता है सरकारी नहीं होती तो सस्टेन ही नहीं कर सकती थी इस मार्केट में। नाउ और वोडाफोन के साथ क्या इश्यूज़ है। वोडाफोन के साथ सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि ये बहुत बड़े कर्जे में डूबी हुई कंपनी है। कर्जा ऐसा नहीं है जो जैसे ले लिया और उसके बाद डायरेक्टर्स ने दारू पी ली। कर्जा बेसिकली लाइसेंसिंग फ़ीस और AGR है, एवरेज एडजस्टेड ग्रॉस है, लाइसेंस फ़ीस है, एक तरह से लाइसेंस फ़ीस है स्पेक्ट्रम को लेकर के। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि AGR को लेकर काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट वगैरह आए थे, जिसके बाद कर्जा नहीं चुका पा रहा था वोडाफोन, डिफ़ॉल्ट करने की कंडीशन में था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो डेट था 31 पर, इसका जो कर्जा था उसको इक्विटी में बदल दिया। डेट, मैंने इन्वेस्टर्स को बता चलूँ कि डेट इक्विटी ये दो ऐसे वर्ड है जो आप कई बार सुनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज़ मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपने मुझसे 5,000 करोड़ लिए, मान लीजिए, सोचो तो बड़ा ही सोचो, 5,000 करोड़ लिए। अब मैंने आपको कर्जे के तौर पे दिया बदले में मैंने आपको ये कहा कि आप मुझे कुछ मत दो, आप बस महीने का मुझे ब्याज देते रहो और मेरा 5,000 करोड़ हर महीने की एक किस्त बांध के या साल की किस्त बांध के ख़त्म कर देना, 5 साल में, 10 साल में, जैसी आपकी कंडीशन हो। ये तो हो गया डेट।
इक्विटी का मतलब हुआ कि मैंने आपको 5,000 करोड़ दिए, बदले में आपने मुझे अपने बिज़नेस का 10% दे दिया। अगर 5,000 करोड़ में 10% आ रहा है तो दैट मीन्स आपके बिज़नेस का वैल्यूएशन 50,000 करोड़ हो गया। उसमें से मैं 10% का मालिक बन गया 5,000 करोड़ में। तो ये होता है डेट और इक्विटी। तो जब गवर्नमेंट को डेट नहीं चुका पा रहा था वोडाफोन, भाई लाइसेंस और स्पेक्ट्रम तो गवर्नमेंट ही बेचती है, तो पैसा तो अल्टीमेटली वोडाफोन को गवर्नमेंट को चुकाना था, वोडाफोन आइडिया को। तो जब ये पैसा दे नहीं पाए तो इन्होंने कहा कि साहब हमारी हिस्सेदारी रख लो, पैसा हम नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट ने 31% हिस्सेदारी इस कंपनी की रख ली और डेट को एक तरह से इक्विटी में बदल दिया। इस शेयर के साथ पॉजिटिव प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू लॉस कर रही है, कस्टमर बेस लूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया अब 5G पर जा चुकी है। ये 4G से 5G पर रोल आउट नहीं कर रहे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, नए टावर लगाने पड़ते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना पड़ता है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं। फिर नेटवर्क इशू कंटिन्यूसली आ रहे हैं क्योंकि जब 5G की तरफ जाओगे तो आप 4G को अच्छे से कर नहीं पाओगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दूर जा रहे हैं। 2 लाख करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। इस कंपनी के साथ पॉजिटिव होने के नाम पे सिर्फ एक ही है कि एक तो सरकार के पास 31% हिस्सेदारी है, दूसरा वोडाफोन ग्रुप, दुनिया के ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा बड़े शहरों में वोडाफोन ग्रुप प्रेजेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। वोडाफोन बहुत बड़ा ग्रुप है और वोडाफोन मतलब बहुत ही बड़ा टेक जायंट है टेली कम्युनिकेशन सेगमेंट में। इंडिया में ज़रूर ये नंबर 3 कंपनी है अगर देखा जाए तो भी, लेकिन वोडाफोन नाम बहुत बड़ा है। आइडिया जैसा कि आप जानते हैं बिरला ग्रुप की कंपनी है, 17% का मालिकाना हक उसके पास है। ATC अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन 3% मालिकाना हक है। ये 2-4 पॉजिटिव पॉइंट्स है कि जो मालिक हैं वो बड़े नाम हैं, लेकिन बड़े नाम के मालिक होने का नुकसान ये होता है कि अगर इनको लॉस होता दिखता है या कंपनी में फ्यूचर नहीं दिखता तो डंप करके निकल भी जाते हैं, क्योंकि इनका स्टेक पे होता नहीं है कुछ पैसा। तो या तो पब्लिक का होता है या कुछ ऐसा पैसा होता है जो ये लूज़ भी कर देंगे, दिवालिया घोषित कर देंगे, तो भी इनके निजी इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा एक प्लस पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा सा पैसा इंक्रीज़ किया है वोडाफोन आइडिया में, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में पैसा इंक्रीज़ किया है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से पहले 3 पे देखिए, प्रोडक्ट, प्रमोटर और प्रॉस्पेक्ट। तीनों में से अगर एक पी में भी गड़बड़ है तो आप उस स्टॉक को लेकर थोड़ा सचेत हो जाइए। प्रमोटर्स इस कंपनी के शानदार हैं, प्रमोटर्स के नाम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट इस कंपनी का अच्छा है लेकिन फ्यूचर रेडी नहीं है। फ्यूचर इज़ 5G के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट का लेवल इस तरह का है कि पिछले 3 सालों में एयरटेल और जियो ने ऑन एन एवरेज 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। वोडाफोन सिर्फ 1200-1300 करोड़ इन्वेस्ट कर पाया है। मतलब 92-95% का डिफरेंस है। बाकी कंपनियां 5G के लिए जितना इन्वेस्ट कर रही है उसके मुकाबले वोडाफोन बहुत कम इन्वेस्ट कर पा रहा है। अब इन्वेस्ट अगर कम कर पाएगा दैट मीन्स आने वाले फ्यूचर टाइम में जब 5G की डिमांड होगी, 5G के लिए कस्टमर तैयार होगा, 5G के लिए ज़्यादा पे करने को कस्टमर तैयार होगा, तो वोडाफोन के पास उस कस्टमर का पैसा ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पी होता है प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट अब वही है, फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी होने के लिए जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि वोडाफोन को एटलीस्ट 20% टैरिफ हाइक करना पड़ेगा। यानी कि जो रिचार्ज ये 300 रुपये का करते हैं वो रिचार्ज इनको 360 रुपये का कराना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये अपनी मार्केट सस्टेनेबिलिटी को जस्टिफाई कर पाएंगे, तब कहीं जाके 5G रोल आउट करने की कंडीशन में होंगे। दूसरी बात ये होती है कि जो 2 लाख करोड़ का कर्जा है वो एटलीस्ट इनको ये सहूलियत मिली है मार्केट से कि अभी उनको सालाना सिर्फ 54 बिलियन भारतीय रुपया यानी करीब 54 अरब रुपया देना है इस साल। 2026 से इन्हें करीब 430 अरब रुपया देना है। यानी 2024 से लेकर 2026 तक तो ये कंपनी फाइनेंशियली किसी तरह दुख सुख पाकर सर्वाइव कर भी लेगी। लेकिन जो कंपनी ईयरली रेवेन्यू तो इनका 43,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो एस्टिमेट, जो अर्निंग्स है, जो EBITDA है वो 86 बिलियन भारतीय रुपए यानी 86 अरब रुपए के आसपास है। अब सोचिए अगर यही रेवेन्यू सेम रहता है और 2026 आ जाता है तो इनको 430 अरब तो देने हैं साल के, और 86 अरब ये मार्केट से कमा पा रहे हैं, अर्निंग्स कर पा रहे हैं। सो ये कंपनी डेफिनेटली बैंकक्रप्ट होने की सिचुएशन में है।
अब अगर सरकार कुछ हेल्प कर देती है भविष्य में तो शायद कुछ संभावना बन जाएगा। अगर कुछ हो जाता है मिरेकल, बाकी कंपनियां एयरटेल और जियो अगर पूरी तरह से ही 5G वाला पैसा लेने लग जाती है कस्टमर से, और जो कस्टमर 5G का पैसा देने के लिए रेडी नहीं है वो अगर 4G को ही 20% एक्स्ट्रा पर देने के लिए तैयार हो जाता है तो वोडाफोन सर्वाइव कर जाएगा। या एक सिचुएशन ऐसी होती है कि अब मार्केट में एक मर्जर होने की बहुत प्रबल संभावना है, और मर्जर जियो के साथ तो डेफिनेटली नहीं होगा, BSNL के साथ भी डेफिनेटली नहीं होगा। हो भी सकता है बट चांसेस बहुत कम है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस वो ये हैं कि अब एयरटेल के साथ वोडाफोन आइडिया मर्ज हो सकता है निकट भविष्य में। अगर ऐसा होता है तब तो वोडाफोन डेफिनेटली सस्टेन कर लेगा मार्केट को। सस्टेन करने के लिए एक संभावना ये है कि वोडाफोन के पास असेट्स हैं। अगर 2 लाख करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा है तो इतने ही असेट्स भी हैं, टावर्स हैं, कस्टमर बेस भी है, एवरेज रेवेन्यू भी आ ही रहा है, ऑल अक्रॉस द कंट्री एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर नेटवर्क है। सो ऑल एंड ऑल रातों रात कंपनी बर्बाद नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर रेडी ना होने की वजह से कंपनी को बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और एक बड़ा बेल आउट पैकेज इस कंपनी को अब चाहिए, जो कि बिना मर्जर के मुझे होता संभव नहीं दिख रहा है। बाकी इन शॉर्ट अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है वीडियो तो फाइनल में कहता हूँ कि इस स्टॉक से आप लॉन्ग टर्म गेंस की उम्मीद इस समय मत रखिए। इस स्टॉक से आपकी वेल्थ क्रिएशन होने की संभावना काफ़ी कम है। थैंक यू।